Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidi Kilor. पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी स्कैम के बारे में आप सब जानते होंगे। नीरव मोदी एक डायमंड टेयर थे, अर्थात जो डायमंड का बिजनेस करते थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कई हजार करोड़ों रुपए का लोन लिया और उसके बाद उन्हें चुकाया नहीं। वो लोन भी बेसिकली फ्रॉड तरीकों से प्रोसेस करवाए गए थे। उसके बाद वो यहां से देश छोड़कर भाग गए। बाद में पता चला कि वो यूनाइटेड किंगडम में यानी कि लंदन में थे। वहां पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें कैद कर लिया, उन्हें जेल हो गई। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारी जो यूके की गवर्नमेंट है उनको बेसिकली एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट दी। वो जो पूरा का पूरा प्रोसेस था अब कंप्लीट हो चुका है और जो यूनाइटेड किंगडम की होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उन्होंने इस बात पर फाइनली स्टैंप लगा दी है कि नीरव मोदी जी को अपने क्राइम्स के लिए भारत में भेजा जाएगा, जहां पर उनको जो भी उन्होंने स्कैम फ्रॉड किया है उसके अगेंस्ट उनको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल बेसिकली इंडिया के होम मिनिस्टर के एनालॉजिकल में होता है। हमारे यहाँ पर जैसे गृह मंत्री हैं जो कि अमित शाह हैं, तो हमारे यहाँ पे जिस चीज को गृह मंत्री कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम में उसी चीज की नोमेनक्लेचर में उसे होम सेक्रेटरी कहा जाता है। तो उसे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारा होम सेक्रेटरी एक ब्यूरोक्रेट होता है लेकिन उधर होम सेक्रेटरी एक पॉलिटिशियन होता है। ये थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में डिफरेंस है। चलिए इस केस के बारे में पूरा का पूरा जानते हैं। दो चीजें हमें समझनी जरूरी है, एक तो जो नीरव मोदी स्कैम है पंजाब नेशनल बैंक का, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, और सेकंड एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस और जो पॉलिसीज होती हैं उसका स्टैटिक पार्ट, उसमें से कौन कौन से जार्गन वर्ड पे आपसे एक प्रीलिम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम का होम डिपार्टमेंट यानी कि वहां का जो गृह मंत्रालय है, यूजुअली एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस जो होता है वो गृह मंत्रालयों के द्वारा ही हैंडल होता है किसी भी देश के। अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ द डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी। इन्होंने 13,758 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ। 2 महीने बाद वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट लंदन में, एक कोर्ट है मजिस्ट्रेट वाली लंदन में, जिन्होंने 25 फरवरी को यह जजमेंट दी थी कि नीरव मोदी कैन बी एक्स्ट्राडाइटेड। वो जब फाइनल जजमेंट दे चुके थे तो उसके बाद होम जो सेक्रेटरी होते हैं, जो वहां के जो गृह मंत्री हैं प्रीति पटेल जो है, उनको साइन करना था 2 महीने के अंदर अंदर। वो प्रीति पटेल ने अब बेसिकली फाइनली साइन भी कर दिया है, इस बात को कंफर्म कर दिया है। यूके होम office spokesperson said that on February 25 the district judge gave judgment in the extradition case of the Nirav Modi. Extradition order was signed on the April 15, मतलब कि लास्ट 2 महीने के अंदर अंदर करना होता है। 25 अप्रैल लास्ट डेट थी, डेडलाइन थी, और वो उन्होंने कर दिया। हमारे लिए जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी बात जो समझनी है वो है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कैसे होती है और प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले भारत में जो एक्स्ट्राडिशन करने के लिए, जो भी हमारे भारत से क्राइम करके भारत से भाग जाता है, उसका एक्स्ट्राडिशन करने के लिए सबसे ज्यादा एक जो एक्ट है, जो कानून है, उसका नाम है द एक्स्ट्राडिशन एक्ट ऑफ 1962। द एक्स्ट्राडिशन एक्ट के नाम से भी इसको कहा जाता है। एक्स्ट्राडिशन एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रेड विद द ट्रीटीज दैट इंडिया हैज एंटर्ड विद फॉरेन कंट्रीज। उसके बाद भारत अलग अलग देशों से इंडिविजुअली एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज भी कर सकता है। जैसे कि इंडिया हैज साइंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद मोर देन 43 फॉरेन कंट्रीज, जिसमें से आप नाम भी सुनेंगे जैसे एंटीगुआ और बारबुडा, क्रोशिया, फिजी, पेपुआ न्यू गिनी, पेरू, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया। ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बड़े कंट्रीज के बारे में आप फिर भी आसानी से याद कर लेंगे, शायद छोटे कंट्री के उसमें मुश्किल होता है कि किसके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। तो कुछ नामों को दिमाग में रखिएगा। इटली भी है, पेपुआ न्यू गिनी भी है, एंटीगा और बारबुडा, ये छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन इनके साथ भारत ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करी हुई है। अगर कोई कहीं भाग के चला जाएगा इन देशों में तो हम उसे एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं नॉर्मल प्रोसेस की, जो कि उस ट्रीटी में डिफाइंड होगा। एक्स्ट्राडिशन एक्ट के तहत अगर कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किसी कंट्री के साथ नहीं हो, सपोज कीजिए तो सिर्फ 43 के साथ साइन किए तो किसी के साथ हो भी नहीं सकती है, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डीम एनी इंटरनेशनल कन्वेंशन टू विच इंडिया एंड दैट फॉरेन कंट्री आर कॉमन पार्टी एज एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन दैट कन्वेंशन। कहने का मतलब है अगर किसी देश के साथ कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है तो अगर वो देश और भारत किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट है, सपोज कीजिए कोई फाइनेंशियल क्राइम हुआ देश में, ठीक है, फ्रांस और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, फ्रांस और इंडिया के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, परंतु इंडिया और फ्रांस एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना होने के बावजूद किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के दोनों पार्ट हैं जिसमें उस फाइनेंशियल क्राइम को जो भारत में हुआ वो भी इंक्लूडेड किया हुआ है, तो हम उस इंटरनेशनल ट्रीटी को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी घोषित करके बेसिकली किसी क्रिमिनल को एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर सकते हैं। 2 तरीके हो गए, जहां से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है वो तो प्रोसेस हमारे पास पहले से डिफाइंड है, और जहां पे नहीं है तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी ढूंढी जाती है जहां पे वो क्राइम पहले से मेंशन्ड हो और दोनों देशों ने साइन कर रखा हो। इसमें एक इशू आता है ड्यूअल क्रिमिनलिटी का, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ड्यूअल क्रिमिनलिटी का सिंपल मतलब ये होता है, एक्स्ट्राडिशन के लिए एक बात जरूरी है कि जो क्राइम
किसी अपराधी ने इंडिया में किया है, उस चीज को दूसरे देश में भी क्राइम माना जाना चाहिए, तभी एक्स्ट्राडिशन हो सकती है। सपोज कीजिए भारत के अंदर उसने कुछ ऐसा काम किया जो कि क्राइम है भारत के अकॉर्डिंग, तो भारत चाहेगा उस अपराधी को पकड़ के उसको ट्रायल पे रखना। दूसरे देश में वो जहां पर भाग के गया है, उस देश में उस चीज को क्राइम नहीं माना जाता, ऐसे में एक्स्ट्राडिशन पॉसिबल नहीं होती है। तो ड्यूअल क्रिमिनलिटी एक बेसिक नेसेसिटी होती है एक्स्ट्राडिशन करने की। तो नीरव मोदी ने यहां पर जो फाइनेंशियल क्राइम किए, सेम चीजें लंदन में या यूनाइटेड किंगडम में भी फाइनेंशियल क्राइम्स माने जाते हैं, हेंस उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, क्योंकि डुअल क्रिमिनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये बात को जरूर से ध्यान से समझ लीजिएगा। बाकी उसके बाद जो प्रोसेस है वो बहुत ही सरल है। एक जैसे ही हमें पता चलता है कि एक अपराधी किसी दूसरे देश में है, उसकी सरकार को एक एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट दी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल अथॉरिटी दैट हैंडल्स ऑल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। यूनाइटेड किंगडम में होम मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैंडल करती है। हल्का सा फर्क है। दूसरा देश मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करता है इस रिक्वेस्ट के ऊपर कि क्या वो जो क्रिमिनल है उसने क्राइम किया है, और क्या उसको अगर हम वापस भारत भेज दें तो उसके ह्यूमन राइट्स की पूरी प्रोटेक्शन होगी। अगर वो मान जाते हैं तो वो एक अरेस्ट वारंट इशू कर देते हैं उस अपराधी के तहत। जैसे कि 25 फरवरी को वेस्टमिंस्टर लंदन कोर्ट ने इंक्वायरी कंप्लीट की थी और अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था नीरव मोदी के लिए। वो वैसे उस समय भी जेल में ही था। फिर ये फ्यूजिटिव ऑफेंडर को सरेंडर कर देते हैं भारत को। सरेंडर का मतलब फ्यूजिटिव ऑफेंडर सरेंडर नहीं कर रहा है, जो देश ने पकड़ा हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ने उसे पकड़ा हुआ है, वो उसको सरेंडर कर देगा भारत को, जो कि अब प्रोसेस में आएगा। आफ्टर रिसीविंग एन मजिस्ट्रेट इंक्वायरी रिपोर्ट, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द ओपिनियन दैट द फ्यूजिटिव इज रिक्वायर्ड टू बी सरेंडर्ड टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट, इसका वारंट आता है और उसको रिमूव करके, उस देश से कस्टडी से रिमूव करके उसको देश को सौंप दिया जाता है, सीबीआई को, ईडी को या भारत पुलिस को दे दिया जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स्ट्राडिशन अगर ट्रीटी साइन हो रखी हो तो और आसान है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं साइन होती है तो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा ज्यादा लीगल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आप मुझसे इस संबंध में बात भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, वॉइस चैट भी कर सकते हैं, और इसके पीडीएफ और आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ होम स्टेट है यूनाइटेड किंगडम की, यानी कि वहां की गृह मंत्री, सेक्रेटरी से कॉन्सेप्ट में, वहां की गृह मंत्री अमित शाह के एनालॉजिकल जो है, इन्होंने क्लियर कर दिया है नीरव मोदी की एक्स्ट्राडिशन को। अक्यूज के पास इस समय लीगल रिकॉर्ड्स बचा हुआ है कि 14 दिन के अंदर अंदर वो यूनाइटेड किंगडम के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। 14 दिन का समय है भाई। 15 अप्रैल को उसका साइन हुआ है, 29 अप्रैल से पहले कर दे तो ठीक है, वरना 29 अप्रैल के बाद बेसिकली उसको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि वो इसके अगेंस्ट अपील करेंगे जरूर। Unless there is an appeal, a requested person must be extradited within 28 days of the Secretary of the State decision to order extradition, according to UK government website। मतलब कि 28 दिन का समय है उनके पास उनको भेजने के लिए। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सफिशिएंट ग्राउंड पाया था नीरव मोदी के ट्रायल के लिए इंडिया। उन्हें लगा, हमें जो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस कोर्ट में प्रूफ दिए थे, उनसे उन्हें लगा कि बिल्कुल सही है, स्कैम लग रहा है कि हुआ है, तो ट्रायल के लिए सफिशिएंट एविडेंस है, तो बेसिकली नीरव मोदी को एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए। उसने ही हैज कंस्पायर्ड टू डिस्ट्रॉय हिज प्रूफ अगेंस्ट हिम, और वो विटनेसेस को भी इंटिमिडेट कर रहा था जब उसका फ्रॉड या स्कैम सामने आया था। एजेंसीज ने कहा उसके कुछ एम्प्लॉयज जो कि डमी डायरेक्टर्स थे उसके फर्म्स में, उन्होंने कायरो में इलीगल कन्फाइनमेंट करके रखी, उन सबके मोबाइल फोन भी डिस्पोज ऑफ कर दिए। दुबई में एक सर्वर था जहां पर उनका मोबाइल फोन का डेटा सेव्ड था, उस सर्वर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसको खाली छोड़ दोगे तो वो फिर भी विटनेस को इंटिमिडेट करने की कोशिश करेगा, हेंस उसको इस समय सरेंडर करके सीधा गवर्नमेंट पुलिस को, भारत को देना पड़ेगा। UK court didn't find any merit in Mr. Nirav Modi's submission on the state of his mental health and condition of Barak 12 in Mumbai's Arthur Road jail। जब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की जाती है तो भारत ने बताया यूनाइटेड किंगडम को कि नीरव मोदी को कौन सी जेल में रखा जाएगा। नीरव मोदी के लॉयर ने 2 रीजन दिए कि एक्स्ट्राडाइट क्यों नहीं होना चाहिए। पहले बोला कि इनकी मेंटल हालत, मानसिक स्थिति सही नहीं है, पहली बात। दूसरा बोला कि जो जेल में जहां रखा जाएगा उसकी स्थिति सही नहीं है, इनके ह्यूमन राइट्स वहां पर पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं किए जाएंगे। तो हमने पूरी की पूरी, भारत ने वो जो बराक 12 है मुंबई की आर्थर रोड जेल पर, उसकी पूरी की पूरी वीडियो बना के पूरी की पूरी डिटेल्स हमने वेस्टमिंस्टर कोर्ट को भेजी थी। उन्होंने देखा कि ठीक है, स्पेशियस है और सब कुछ, जेल इसी प्रकार से होता है, ठीक ठाक जगह है, तो इसका ये आप जो भी बात बोल रहे हैं वो सिर्फ बहाना है और उसको नहीं माना जाएगा। यू शैल बी एक्स्ट्राडिटेड। बिजनेसमैन 1 जनवरी 2018 को भाग गया था।
भारत की रिक्वेस्ट पे कुछ वीडियोज आए थे, वायरल वीडियो जो हो गए थे, लंदन में इनको देखा गया था किसी रिपोर्टर के द्वारा। मार्च 19 2019 को गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से इसको पकड़ लिया गया और तब से वहां पर जुडिशियल कस्टडी पर है। पुराना केस जानते ही हैं कि सीबीआई हैड रजिस्टर्ड एंड फर्स्ट केस अगेंस्ट डायमंड मर्चेंट एंड अदर्स ऑन जनवरी 31 2018। तो 1 जनवरी 2018 को भाग गया था, एक महीने के बाद ही बेसिकली सीबीआई ने सारे के सारे केस इनके ऊपर दर्ज किए थे, जिसमें इन्होंने 6,498 करोड़, $1 बिलियन के करीब हो गए ऑलमोस्ट, उस समय $1 बिलियन थे बिल्कुल, by getting letters of undertaking issued fraudulently to overseas bank for securing buyers credit in favor of his 3 firms। उसके बाद एजेंसी ने एक और चार्जशीट फाइल की और 24 और लोग, इनके चाचा भी कुछ मेहुल चोकसी जिनका नाम है वो भी इसमें इंक्लूडेड थे, और इनकी कंपनीज के जो बाकी डायरेक्टर्स और जो डमी डायरेक्टर्स थे वो भी इंक्लूडेड थे। अगस्त 2018 में द फर्स्ट एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट वाज सेंट टू यूके वाया द डिप्लोमेटिक चैनल्स, जो कि प्रोसेस होता है। सेकंड चार्जशीट फिर दोबारा से अगेंस्ट 30 एक्यूज इंक्लूडिंग सम कंपनीज ऑन December 20, 2019। एक साल के बाद एक और हुई थी जिसमें और 6800 करोड़ रुपए का, 6805, एक और $1 बिलियन का बेसिकली फ्रॉड और स्कैम था। ईडी ऑल्सो कैरिड आउट अ मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब एंड अटैच्ड एसेट्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन इंडिया एंड अब्रॉड। इनकी भारत में जो भी संपत्ति थी, बिल्डिंग्स थी, घर थे, रेजिडेंशियल थे, कमर्शियल एरियाज थी, उनको सीबीआई और ईडी ने अपने कंट्रोल में लेके अटैच कर लिया उनकी नीलामी के लिए, ताकि ये लोन को रिकवर किया जा सके। नीरव मोदी ने कई सारी सी डमी कंपनियां बनाई थी दुबई में और हांगकांग में, और वहां पर उनको प्रोजेक्ट करता था कि वहां पर वो डायमंड एक्सपोर्ट कर रहा है एंड इंपोर्ट करता है वहां से पर्ल स्टडीड ज्वेलरी फ्रॉम देम। तो मतलब नकली कर रहा था, असली में वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, खुद से यहां से डायमंड भेजता था दुबई अपनी ही डमी कंपनी को, और वहां से बॉट डायमंड मतलब कि नया पर्ल्स की ज्वेलरी खरीद लेता था उन्हीं कंपनी से, और इसी चक्कर में फ्रॉड किया जा रहा था बैंकों से लोन ले लेकर, और कोई सेल असली में हो नहीं रही थी, बस अपनी सेल दिखा दिखाकर बैंकों से लोन, कम से कम नहीं तो 1400 करोड़ रुपए का बैंकों से लोन निकाल लिया था विद इंटरेस्ट। चलिए, ही इज अबाउट टू बी एक्सट्रेडिटेड होपफुली। अगर कोई अपडेट आएगी, अगर इसने हाई कोर्ट में अपील की, तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। इन केस आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आई विल शेयर द पीडीएफ्स आल्सो। आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, विल बी डूइंग वॉइस चैट्स अबाउट दिस इशू ऑन आवर टेलीग्राम चैनल राइट हियर। हाउएवर द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू थिंक, भारत में इस प्रकार से कई सारे से फ्रॉड हुए हैं। ये नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ है, माल्या वाला कोई फ्रॉड हुआ है, ललित मोदी जो आईपीएल के चेयरमैन हुआ करते थे वो भी बेसिकली किसी प्रकार का फ्रॉड कर भाग गए। ये जो सारे के सारे इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या डायमंडेयर हैं, इतना बड़ा सारा सा लोन लेकर देश से भाग रहे हैं। हाउ इज दिस अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी, यू, ये करप्शन जो है इसका रियल रिस्पॉन्सिबल कौन है? इफ यू हैव एन आंसर तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके प्लीज जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।